अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख फरहान ख़ान है और एक नए मौजू के साथ मैं आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा इब्न वसी। राइटर हैं, बहुत अच्छे अफ़साने लिखते हैं और नफ्सियात पर और फ़लसफ़े पर बड़ी इनकी दस्तरस है। तो आज मैं इनके पास एक सवाल लेकर आया हूँ जो हम मुख्तलिफ़ मौक़ों पर लेकर आते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो हमज़ा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक फरहान हुई। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमज़ा भाई, मेरा आज का सवाल ये था कि आज के दौर को हम तरक्की के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से एक तरक्की याफ्ता दौर में शुमार करते हैं, मगर क्या वजह है कि इस तरक्की याफ्ता दौर का हमारे लोगों पर बड़ा नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि मैं आजकल बड़ा नोटिस कर रहा हूँ कि लोगों में मादियत परस्ती बहुत तेज़ी से उरूज पा रही है, परवरिश पा रही है। तो आप इसके अवामिल क्या समझते हैं और क्या समझते हैं कि इसके सद्बाब क्या होना चाहिए? अरे भाई, आपका जो है सबसे पहले तो मैं बहुत मुतशक्किर हूँ कि आपने जो है मेरे इतनी तारीफ़ कर दी कि मेरा फ़लसफ़ा और नफ्सियात पे बहुत मुझे दस्तरस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मोहब्बत है ये। बाकी जो मौजू आपने चुना है तो ये मौजू तो बल्कि अक्सर बेशतर जगहों पे हमारे नशस्तों का हिस्सा रहता है और इस पर हम तवील गुफ्तगू करते हैं, लोगों की आरा भी हम तक पहुंचती हैं। तो इससे पे मैंने भी कई जगहों पे जो है इस पर डिस्कशन किया है। इस वीडियो में को आपने एक बाकायदा एम बना के इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि इस मौजू पे बात करना आज के दौर में एक अच्छी इसको जुस्तजू भी कहेंगे, क्योंकि हमारी ये जो मादा परस्ती है उसको हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आज के दौर में जो मेरी सोच के हिसाब से उसको फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस वक्त जो है हमारे पास मादा परस्ती जो है उसके अवामिल बहुत से हैं और मादा परस्ती को लेके जो है नौजवान नस्ल जो है वो उनके जो है सोच की तौजीहात बदल गई हैं। पहले के जो लोग होते थे वो भी मादा परस्ती में कहीं ना कहीं मौजूद होते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलते थे। यानी रिश्ते, इक़दार और मौशरती तकाज़े कभी भी मादा उन पर हावी नहीं होता था और मादा अपनी जगह एक वैल्यू रखता था, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्योंकि हम इस वक्त 2021 में हैं तो कैपिटलिज्म का दौर कहता है कोई चल रहा है, कोई कॉम्बो सिस्टम कहता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मादा हमेशा से एक हकीकत थी, उस पर हमारी तवज्जो रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से मादे को हमने अपनाया है, मादा परस्ती के चुंगल में हम हल्के हल्के फंसते चले गए, वो बहुत ही गैर मामूली अंदाज़ था और वो उसकी वजह से जो है आगे नौजवान नस्ल में तख्लीकी सलाहियतों के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ मादे को हासिल करने की जुस्तजू पैदा हो रही है, जो उनके मुस्तकबिल के लिए कोई खैर खा बात नहीं होगी और वो इसकी वजह से आगे जाके कर्ब की तमसील बन जाएंगे। क्योंकि एक वक्त है, अगर एक मादा परस्ती की बात करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है। हम पहले के लोगों को अगर देखना शुरू करें, जैसे जो भी पहले के हमारे पास नामवर शख्सियात हैं उनको हम देखें तो वो मादे को लेके इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी तख्लीकात पे तवज्जो देते थे। उनके अंदर की जो इस्तराबी कैफियत हैं वो उसको अपने अपने शोबों में उसकी उलझनों को हल करने की कोशिश करते थे, उसकी वजह से उनका नाम आज तक बाकी है। लेकिन आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ मादा ही एक हकीकत रह गया, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी के हर मसले में मादा और मादा इन द सेंस हम इस वक्त, क्योंकि आप आम लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम उसको पैसा ले लेते हैं। अगर हम मतलब मादा परस्ती में हम बुनियादी तौर पर हर शख्स अमीर होना चाहता है, हर शख्स पैसे को एक बड़ी तरजीह देता है। पैसे की एक हकीकत है, हर किसी को एवरीवन नीड्स मनी एंड ही शुड अर्न फॉर इट, बट मेरे ख्याल में होना ऐसा चाहिए कि इंसान को अपने अंदर जो एक तख्लीकी इस्तराब होता है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, ताकि आगे जाके जो है वो इस अपने डायरेक्शंस को सही रख सके और जब वो अपनी जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाने लगे तो ऐसा ना हो उस वक्त वो तन्हा रह जाए और उस वक्त वो अकेला रह जाए, क्योंकि उसकी नज़र में सिर्फ मादा हकीकत थी, दूसरी चीज़ें नहीं थी। तो उसके उस असना जब वो मादे को तरजीह दे रहा था और उसको हासिल करने की जुस्तजू में था तो अपने रिश्ते भी खो देगा, इक़दार भी खो देगा, सच्चे जज्बात भी खो देगा और वो सिर्फ मादे का होकर रह जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अजीब सी बात हो जाएगी, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा हमज़ा भाई, जितना मैं आपकी बातों से समझा हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मादियत परस्ती एतदाल में हो तो वो तरक्की के लिए, अगर कोई बंदा तरक्की की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से वो मायूब बात नहीं है। लेकिन अगर ये एतदाल से बाहर हो तो क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग अपने घरेलू माहौल को, घरेलू रिश्तों को और माशरती तवाज़ुन को डिसबैलेंस करते हैं? तो इस पर आप क्या राय देंगे अपनी?
फरहान, इस पे तो आप क्योंकि अच्छा खासा खुद ही इन चीज़ों को समझते हैं बेहतर, तो मैं तो खुद आप जैसे लोगों से जो है सीखता हूँ। तो आपने जो सवाल किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैंने जो वो पहले ये कहा था कि मादा परस्ती एक तवाज़ुन में होनी चाहिए। इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में लें तो यही है कि हर किसी को पैसा कमाने की जुस्तजू होनी चाहिए, उसको कमाना भी चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा ना हो कि वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी जो एक उसकी फितरत है उससे वो जो है कहीं मुनहरिफ हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बिल्कुल, जो मैंने पहले भी कहा कि मादे का होकर रह जाएगा, तो फिर वो अपने खाली माशरती तवाज़ुन के बिगाड़ का सबब नहीं होगा, बल्कि वो अपनी इनफरादी फितरत पर भी जो है एक तरह से वार कर रहा होगा और वो कभी भी इत्मीनान और तमानियत भरी ज़िंदगी नहीं गुजार पाएगा। इस एतदाल का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक इसके अवामिल पर हम बात करें कि ये सब चीज़ें कैसे हो गई कि हमारा माशरा जो है आज मादे पर खड़ा है, यानी इनफरादी तौर पर मैं भी अपनी बात करूँ तो मुझको भी जो है ये होता है कि मुझे और से और हासिल कुछ करना है, जो मैं उसमें तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो ख़यालात मुझ पर अगर हावी हो रहे हैं तो मैं उनको काउंटर कैसे करूँगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस सदी में हम रह रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें मादे ने जो एकदम से इतनी अहमियत हासिल कर ली है, एक पैसा जो है इतनी इम्पोर्टेंस अपनी क्रिएट कर गया है कि आज हमारे लिए रिश्ते बेमानी हैं, हमारे लिए जो है रफ़ाकतें बेमानी हैं। इसकी वजह जो है एक ये भी मुझको लगता है कि इसको जो इम्पोर्टेंस मिली है उसकी एक उसमें जो है ये आया कि टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से हम पे हावी हुई कि आज बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास लग्जीरियस लाइफ में आती थी वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात बन चुकी हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर इससे अपनी पिछले जनरेशन में चले जाएं, जो हमसे पुरानी जनरेशन थी, उनके लिए गाड़ी इतने बड़े मानी नहीं रखती थी। मैंने देखा बड़े बड़े लोग, नामवर शख्सियात बसों में सफ़र करते थे, लेकिन आज गाड़ी होना एक घर की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा है या नहीं है, इस पे तो आप जैसे लोगों को तवज्जो देनी होगी और इस पे लोगों को सोचना होगा। हमारे घर में वाईफाई चलता है, हम वाईफाई यूज़र्स हैं। हमारा घर वाईफाई के बगैर आज के दौर में हर घर इनकम्प्लीट है जिस घर में वाईफाई ना हो। ये अब लग्जीरियस की जगह पे हमारी ये एक जो है नेसेसरी नीड बन गई है, ये नेसेसिटी है कि अब हमारे घरों में वाईफाई होना ज़रूरी है। उसकी वजह से ये लग्जीरियस एक्टिविटी आज हमारी जो है एक तरह से देखा जाए तो वो बुनियादी ज़रूरत बन गई है। ऐसे बहुत से अवामिल हैं। हमारे घरों में केबल्स लगे हुए हैं, केबल्स के बगैर घर नामुकम्मल है। अब हमें उसकी भी फ़ीस जमा करवानी है, हमें वाईफाई के भी पैसे भरने हैं। आपको जो है अपने घर में जो है बहुत से ऐसे ज़रूरियात होती हैं जो आपके इज़्दवाजी ज़िंदगी में भी पेश आती हैं और आपके बच्चों को लेके भी पेश आती हैं और आपकी खुद अपनी ज़िंदगी उस पर जो है अब डिपेंड करने लग गई है। उन सब चीज़ों का, लग्जीरियस एक्टिविटीज़ का आपकी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत हासिल कर लेना पैसे की इंपॉर्टेंस को क्रिएट करता है। इसलिए मैं ये ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि ये सब चीज़ें अच्छा है, होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से हमें बहुत से फ़ायदा हो रहा है, बहुत इफ़ादा, हम बहुत मुस्तफ़ीद हैं हो रहे हैं कि जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें भी जो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है आप इस वीडियो को बनाने में। लेकिन इन सब चीज़ों को जो है प्राइमरी नीड्स नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें सेकेंडरी नीड्स में होनी चाहिए, ताकि ये है कि माशरे में तवाज़ुन बरकरार रह सके मादा परस्ती का। अदरवाइज़ जितनी हमारी नीड्स बढ़ती जाएंगी, तो आज अगर 4-6 चीज़ें हमारी नीड्स में आ रही हैं, केबल, वाईफाई, गाड़ी और इस तरह की दूसरी दीगर अशिया हमारे अतराफ़ में होंगी जिस पर हम और भी बहस कर सकते हैं, वो जितनी हमारी प्राइमरी नीड्स बन जाएंगी उतना ज़्यादा हमारे अंदर पैसा कमाने और पैसे की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इस पर हमें गौर करना चाहिए कि अब हमारी लाइफ असल में प्राइमरी नीड्स इतनी एक्सपेंड कर गई हैं कि उसकी वजह से अब हमारे पास जो है हमें हर हाल में कहीं ना कहीं से पैसे और मादे की तरफ अपनी नज़र रखना पड़ती है, ताकि हम अपने घरेलू मामलात, माशरती मामलात को सही से लेके चल सकें। आज के दौर में अब हम होटल लाइफ में आ गए, हम लोग होटलों में बैठ के चाय पी रहे हैं, हर शख्स जो है मजमा गैदरिंग जो है वो ज़्यादातर घर से बाहर कर रहा है। पहले मुझे याद है कि पहले के लोग तो ये मामलात अपने घरों में रखते थे। एक बाकायदा आसन इस तरह का बनाया जाता था जहाँ पे बड़े बुजुर्ग हजरात या जवान नस्ल भी हो तो वो एक इस तरह का कमरा होता था जिसका घर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, वहाँ लोग आकर बैठते थे, चाय घर से बन रही होती थी। क्योंकि हम पैसों की बात कर रहे हैं तो मैं ज़ेली मसले को भी ज़रूरी समझूंगा, तो उसकी वजह से जो है अब ये चीज़ें मैटर नहीं कर रही थी। आज हम जब होटलिंग करते हैं और नौजवान नस्ल हो गई या जिस एज ग्रुप के भी हो गए, चाहे हम उसमें बूढ़े हजरात को भी ले लें, सहीफुल उम्र लोगों को भी ले लें, तो वो होटलिंग करते हैं तो उसके लिए भी उनको जो है वो भी अब उनके लिए एक प्राइमरी नीड बन गई है कि उनको इतना खर्चा चाहिए होता है कि वो अपने होटल पे एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें।
اس کی وجہ سے اب یہ چیز بھی ایک ہماری پرائمری نیڈ بنتی چلی جا رہی ہے. ہم کسی کو اپنے پاس بلانا اس وقت تک موضوع نہیں سمجھتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس اتنا ایکسپینسز نہ ہو کہ ہم بیئر کر سکیں. اگر ہم ایکسپینس بیئر نہیں کر سکتے تو آج کے دور میں لوگ اس وجہ سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے سے. پہلے کی روایات میں ایسا نہیں تھا. پہلے جو ہے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, یہاں تک کہ پڑوسی سے اتنا زیادہ اٹیچ ہوتا تھا کہ اس کے گھر کے معاملات تک اس پر آشکار ہوتے تھے. میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ پیسے کی امپورٹنس اس طرح بڑھی اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم لوگ سب کچھ کھوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ایک طرح سے دیکھا جائے تو گناہگار ہماری اس وقت جو نسل چل رہی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ہوگی, اور وہ لوگ جن سے معاشرے کو تربیت ملی یعنی پچھلی جنریشن, وہ بھی اس کے کہیں نہ کہیں قصوروار ٹھہریں گے کہ وہ سب کا اپنے بچوں کا اپنے ہر اطراف میں جتنے بھی نوجوان تھے ان کا اچھا بھلا چاہ رہے تھے, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. آج معاملات چینج ہو گئے ہیں. آج جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے رشتوں کو بھی مفاد پہ تولتا ہے کہ آیا کہ یہ میرے لیے کتنے بینیفیشل ہیں اس ایج میں آ کے, نہیں ہے تو میرے لیے اتنی امپورٹنس کریٹ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ ان کو بھی ٹائم نہیں دیتے اور ان سے بھی اس کے وہ مراسم نہیں رہتے جب وہ بچہ تھا تو تھے. تو یہ مجھے اس میں وجوہات لگتی ہیں فرحان بھائی جو میں اس میں سمجھتا ہوں, اور اس میں بہت بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو میں آپ کے سوالات کا جواب دے رہا ہوں تو اس میں چاہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے. بہت شکریہ حمزہ بھائی, آپ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اعتدال سے زیادہ ہی استعمال میں لے کر آتے ہیں, جو کہ کسی بھی معاملے میں بہتر نہیں ہوتا. بہرحال آپ سے اس معاملے پر ہم نے استفادہ کیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا فرحان بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنے ان سوالات کا جواب مجھ سے لیا. نہیں, انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے. میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. انشاءاللہ ہم ایسے موضوعات پر آپ کے لیے مختلف ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. اچھا حمزہ بھائی, جاتے جاتے کوئی اپنے ایک پسند کا شعر سنا دیجیے, پھر ہم ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. شعر تو فرحان بھائی کیونکہ میں تو خود آپ سے بھی سنتا رہتا ہوں اور اس طرح سے جو ہے تو کافی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ آپ نے موضوع مادے کا رکھا تھا تو شعر اس سے ریلیونٹ نہیں ہوگا. لیکن آج کل جو میرے تخیلات میں ایک شعر چل رہا ہے تو وہ جو ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, لیکن وہ اختر عثمان صاحب کا شعر ہے کہ ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں, ابھی تو پر بھی نہیں تولتا اڑان کو میں, بلا جواز کھٹکتا ہوں آسمان کو میں. کیا بات ہے, بہت شکریہ حمزہ بھائی, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے. ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. السلام علیکم.